नमस्कार। राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सहित 63 लोगों को गुजरात दंगों के मामले में क्लीन चिट देते हुए जो कुछ कहा उसे देश की जनता को जानना समझना जरूरी है कि आखिर तीस्ता सितलवाड़ जैसे कितने ही लोग हमारे बीच में हैं जो कानूनी प्रक्रिया को मजाक बनाकर रखे हैं, फर्जी मामले प्लान करवाते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं और देश की सर्वोच्च अदालत तक में फर्जीवाड़ा करते हैं। जाकिया जाफरी के नाम का उल्लेख करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि तीस्ता सितलवाड़ ने उनकी भावना का शोषण किया है। अब गुजरात पुलिस ने मुंबई से तीस्ता सितलवाड़ को गिरफ्तार कर लिया है। तीस्ता सितलवाड़ के दो अन्य सहयोगी पूर्व सीनियर आईएएस आरबी श्री कुमार उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि संजीव भट्ट पहले ही बंदी बनाए जा चुके हैं। देश के पहले अटॉर्नी जनरल एमसी सितलवाड़ की पोती अतुल सितलवाड़ की बेटी और जावेद आनंद की पत्नी तीस्ता सितलवाड़ की करतूतों को भारत की जागरूक जनता को जानना समझना बहुत जरूरी है, ताकि आप सचेत रहें कि देश के विरुद्ध किस तरह से साजिश रची जाती है। देश की सर्वोच्च अदालत ने तीस्ता सितलवाड़ का नाम लेते हुए यह खुलासा भी किया है और क्लीन चिट भी दी है। बताया गया है कि गुजरात दंगों के मामलों को किस तरह से जानबूझकर लंबा खींचा गया। 20 साल तक चुप रहने के बाद उस समय के गुजरात के गृह मंत्री और मौजूदा समय में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने जो बातें कही है उसकी सारी क्लिपिंग्स आपने यूट्यूब, गूगल में तमाम माध्यमों से देखी होगी। लेकिन उससे पहले तीस्ता सितलवाड़ को जो पद्मश्री मिला उस पर भी आपको गौर करना चाहिए। 2007 में यूपीए की सरकार ने उन्हें दिया था। उसी यूपीए सरकार की एनएसी यानी नेशनल एडवाइजरी कमेटी की ये सदस्य थी। उस कमेटी की अध्यक्ष थी सोनिया गांधी। सोनिया गांधी जिन्होंने 2002 में गुजरात दंगों के बाद वही मौत के सौदागर वाला बयान दिया था जो बहुत चर्चित हुआ। तीस्ता सितलवाड़ के सहयोगी रईस खान ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर खुलासा किया कि किस तरह से उसे लगातार विदेशी फंडिंग होती रही। मोटी रकम चंदे के रूप में उसकी विभिन्न एनजीओ को मिलती रही। उनके पति जावेद आनंद की पत्रिका कम्युनलिज्म कॉम्बैट को 1993 से फंडिंग होनी शुरू हो गई थी। गुजरात दंगे से पहले जनवरी 2001 से दिसंबर 2002 के बीच तीस्ता सितलवाड़ व उसके पति जावेद आनंद के खाते में कोई रकम नहीं थी। लेकिन दंगे के बाद तीस्ता के खाते में वर्ष 2002 से मई 2013 के बीच 1.5 करोड़ रुपए जमा हुए। उनके पति जावेद के बचत खाते में 92,21,000 रुपए जमा हुए। तीस्ता और जावेद दंपति के खाते में साल 2005 से 13 के बीच 98 लाख रुपए जमा हुए। इसी दौरान उसकी बेटी के खाते में भी 3,52,000 रुपए जमा हुए। तीस्ता को अमेरिकी कंपनी फोर्ड की सामाजिक इकाई फोर्ड फाउंडेशन द्वारा 2,50,000 रुपए अमेरिकी डॉलर का फंड मिला। यह राशि तीस्ता के सबरंग नामक ट्रस्ट को मिली। इसके अलावा तीस्ता को नीदरलैंड के हिवोस संस्था से भी फंडिंग हुई। यही नहीं, कुवैत से फेडरेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम एसोसिएशन ने उन्हें सम्मानित किया। गुजरात के गोधरा में 59 कार सेवकों को जब जिंदा जलाया गया, जिसमें 16 दिन का मासूम बच्चा भी था और अधिकांश महिला और बच्चे ही उसमें शामिल थे। बोगी नंबर S6 में जब वो घटना हुई तब 60 लीटर केरोसिन का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद वहाँ मौजूद भीड़ ने किस तरह से तांडव किया। इसके बाद जो दंगे भड़के, दूसरे ही दिन गुजरात में जगह जगह दंगे शुरू हो गए। अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में जहां कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी रहा करते थे, उनके द्वारा गोली चलाई गई, ऐसा एसआईटी ने भी उल्लेख किया। उसके बाद दंगा और ज़्यादा भड़क गया
और 70 लोगों की वहां हत्या हो गई। एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी को मोहरा बनाकर तिस्सा सितलवाड़ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और उसके बाद मामले को लंबा खींचा जाता रहा। महंगे वकील कहां से आए, करोड़ों रुपए की फंडिंग कैसे हुई, जो कुछ भी खुलासा हो चुका है वह हम आपसे साझा कर रहे हैं। तिस्ता ने गुजरात दंगों के पीड़ितों के लिए सबरंग ट्रस्ट और सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस नामक एक एनजीओ बनाया। इसके अलावा तिस्ता ने सबरंग कम्युनिकेशन के नाम से एक फंड बनाया। गुलबर्ग सोसाइटी के कुछ दंगा पीड़ितों ने तिस्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि तिस्ता सितलवाड़ को दंगा पीड़ितों के लिए विदेशी चंदा मिला था, उसका इस्तेमाल उन्होंने अपने निजी उपयोग के लिए किया। देश के गृह मंत्री ने ANI को दिए गए इंटरव्यू के माध्यम से देश के सामने जो बातें सरेआम की, उसे भी आपको जानना समझना जरूरी है। किस तरह से तिस्ता सितलवाड़ ने गवाहों की जगह खुद की साइन करवा दी और अपने लोगों से अदालत में फर्जी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करवाए। ये सारी बातें SIT जांच में सामने आ चुकी है। ध्यान रहे, SIT का गठन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की सरकार से उस समय पूछा था कि SIT गठन के लिए एक NGO की ओर से सुझाव आया है, जिस पर गुजरात सरकार ने सहमति दी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में SIT का गठन हुआ था। आपको अच्छी तरह से याद होगा, SIT ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाकर तकरीबन 9 घंटे तक पूछताछ की थी। इतना ही नहीं, गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह की गिरफ्तारी भी हुई थी और उन्हें प्रदेश से बाहर भेजा गया था। उसके बाद उनके लिए लगातार उनके विरोधी हमलावर होते हुए उन्हें तड़ी पार कहते रहे। उन्हीं अमित शाह ने आगे क्या कुछ कहा, वह भी आप ध्यान से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जाकिया जाफरी किसी और के निर्देशन पर काम करती थी। कई सारे विक्टिम्स का एफिडेविट NGO ने साइन कर दिए। विक्टिम को मालूम ही नहीं है। सब जानते हैं ना कि तिस्ता सितलवाड़ जी की NGO ये सब कर रही थी। और उस वक्त जो UPA की सरकार आई, उसने ढेर सारी मदद करी है तिस्ता सितलवाड़ की NGO को, ढेर सारी मदद करी है। सबको मालूम है, पूरे लुटियन दिल्ली को मालूम है। और केवल मोदी जी को टारगेट बनाकर ये सब किया गया। उनकी छवि को हानि पहुंचाने के लिए किया गया। उनको दंगों के केस में उनकी लिप्तता बनाने के लिए किया है। मगर सत्य को कुछ नहीं होता है। ये लंबी लड़ाई मोदी जी ने बहुत धैर्यपूर्वक सारी वेदनाओं को, वो विष को हजम करते हुए लड़े और आज चमकते सूर्य की तरह सत्य बाहर आया है। मोदी जी जीत कर बाहर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के दंगों का कोई आरोप नहीं रहता। गुजरात दंगों के माध्यम से भारत की छवि खराब करने का ठेका ले चुकी सेलेक्टिव जर्नलिज्म के कुछ महारथी, जिन्हें एक साथ पद्मश्री थोक के भाव में दिया गया 2008 में, उनके नाम है बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, विनोद दुआ। इन्हें 2008 में पद्मश्री दिया गया, जबकि इसके पहले 2007 में तिस्ता सितलवाड़ को ये पुरस्कार दिया जा चुका था। देश का पद्म पुरस्कार मिलना बेहद गर्व की बात होती है। जिन्होंने देश के लिए कोई बहुत बड़ा योगदान दिया हो, ये पुरस्कार उनके लिए दिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से देश को बदनाम करने के लिए सेलेक्टिव जर्नलिज्म काम कर रही थी और इन पर उस समय की सरकार की कृपा बरस रही थी। इतना ही नहीं, 2009 में इतिहासकार रामचंद्र गुहा, जिन्होंने गांधी और नेहरू को ही देश की आजादी में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला बताया था, इन्हें भी 2009 में पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया। इनके साथ शेखर गुप्ता को भी पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया। शेखर गुप्ता वही संपादक हैं जो कि लगातार गुजरात दंगों को लेकर फैब्रिकेटेड पत्रकारिता करने के लिए बदनाम रहे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का उल्लेख किया है कि ये मामला पूरी तरह फर्जी था। क्लीन चिट देने के बाद अब पता चला कि पत्रकारिता किस तरह से बिक गई थी, किस तरह से सिलेक्टिव जर्नलिज्म हो रहा था अपने फायदे के लिए। देश की अस्मिता को नीचा दिखाया जा रहा था। गुजरात दंगे ही क्यों, अभी भी देश में
इसी तरह की हरकतें हो रही है। सेलेक्टिव जर्नलिज्म और एनजीओ का घालमेल किस तरह से देश को बदनाम करने में लगा है, पीएफआई को फंडिंग कैसे हो रही है, यह भी धीरे धीरे सब खुलकर सामने आ रहा है। 2020 में जब मैं शाहीन बाग की रिपोर्टिंग के लिए दिल्ली गया था, उसी शाहीन बाग में पीएफआई के दफ्तर थे। वही पीएफआई जो कि शाहीन बाग जैसे प्रायोजित कार्यक्रम को जन्म दे रहा था, फंडिंग कर रहा था। हिजाब वाले केस में कर्नाटक में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद देश में किस तरह से प्रायोजित दंगों का स्वरूप तैयार किया गया, और अभी नुपुर शर्मा वाले बयान के बाद अचानक सड़कों पर किस तरह से पूरी तैयारी के साथ भीड़ निकलकर दंगा करने लगी। यह भी पीएफआई जैसे कई संगठनों का नाम सामने आ रहा है, जिस तरह से तीस्ता सितलवाड़ की एनजीओ को फंडिंग हुई थी। देश विरोधी ताकतें अभी भी काम कर रही है। हमारे और आपके बीच ये लोग इतने सरल स्वभाव से घुल मिल जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे बीच ऐसे परजीवी पल रहे हैं। इन्हें पहचानना, जानना हर भारत के नागरिक का कर्तव्य है। अगर आप ऐसे लोगों को एक्सपोज करना चाहते हैं, इनकी बर्बादी चाहते हैं, देश की तरक्की में आप अपना योगदान देना चाहते हैं, तो कृपया ऐसी खबरों के लिए राष्ट्रबोध के साथ बने रहें। सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जाके राय देंगे, तब हम और ज़्यादा अच्छी बेहतर प्रस्तुति दे पाएंगे। हमारा सूत्र वाक्य है, राष्ट्रहित सर्वोपरि। नमस्कार।